चलिए जी, पार्ट को शुरू करते हैं आज के लेक्चर की। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि सर अगर किसी व्यक्ति ने आपसे लोवेस्ट प्राइस पूछ लिया तो ये ऑफर नहीं है, और हमने उसको लोवेस्ट प्राइस बता दिया तो ये ऑफर नहीं है। लोवेस्ट प्राइस पूछना या लोवेस्ट प्राइस बताना ऑफर नहीं है। ये कौन से फेमस केस लॉ में डिसाइड हुआ? तो सर हार्वे वर्सेस फेसी में डिसाइड हुआ। मैं ये कह रहा था आपको कि जो हमारी कोर्ट्स की अर्लियर जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है या फिर कोई जजमेंट हमने इंग्लैंड की कोर्ट्स की इंडिया के लॉ में अप्लाई कर, क्यों अप्लाई कर ली? क्योंकि हमारा लॉ इंग्लैंड के ऊपर बेस्ड, इंग्लिश लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो वे जजमेंट हमारी यूजफुल है, उनको रेफर किया जाता है, उनको ध्यान में रख के आज जज डिसीजन देते हैं। अगर आज जो केस कोर्ट में गया उसी टाइप का केस पहले भी कोर्ट में गया था और वहां पर सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है पड़ी, तो नॉर्मली जो कोर्ट का जज है वो चाहेगा नई जजमेंट देना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पलटना, या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसी को फॉलो करवाना। जवाब अर्लियर स्टेटमेंट। अर्लियर स्टेट। जिन 4 बच्चों की ड्यूटी लगी है वो जवाब दीजिए, क्या रिप्लाई है? जो पहले स्टेटमेंट है सर उनको ही देखेंगे सर। ऐसा क्यों होता है कि हम हमारे जो प्रीवियस कोर्ट की जजमेंट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको फॉलो करना पसंद करते हैं? हाई कोर्ट्स खास तौर पर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को एज इट इज अप्लाई करना पसंद करती है। ऐसा क्यों होता है? पहले वो डिसीजन बहुत सोच समझ के लिए गए होंगे ना सर। बिल्कुल, पहले जब वो डिसीजन लिए गए होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में लंबी जिरा चली होगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में सीधा तो केस पहुंचता ही नहीं ना, पहले वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया होगा, फिर हाई कोर्ट में गया होगा और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गहन मंथन के बाद कोई डिसीजन दिया होगा। अब बारी बारी उसी प्रोसेस को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अप्लाई करती रही, इससे यूनिफॉर्मिटी आएगी, इससे डिसीजन जल्दी आएंगे और आसान डिसीजन होंगे। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुषार आपके लिए। If counter offer is not accepted, then the original offer can be accepted. Is it true? नो सर। No. नहीं सर, ऐसा नहीं था। ठीक है, if counter offer is made, अगर आपको किसी ने काउंटर ऑफर दिया तो इसका इफेक्ट ओरिजिनल ऑफर पर क्या हो, बताएं। तो पहले वाला ऑफर वॉइड हो जाएगा सर, डिसमिस हो जाएगा सर। If counter offer is made, then the original offer lapses. Lapses का मतलब खत्म हो जाता है। Therefore, original offer can be accepted या cannot be accepted? कैन नॉट बी एक्सेप्टेड सर। Cannot be accepted. तो if counter offer is not accepted, then the original offer can be accepted. नहीं भाई, अगर काउंटर ऑफर आया है तो काउंटर ऑफर आते ही ओरिजिनल ऑफर तो खत्म हो गया, और अब आपने काउंटर ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं किया तो काउंटर ऑफर भी खत्म हो गया, तो अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब नया ऑफर तो मार सकते हो आप, बट काउंटर ऑफर भी खत्म हो गया क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ओरिजिनल ऑफर वैसे खत्म हो गया क्योंकि काउंटर ऑफर मारते ही ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है। ये है मिस्टर बीन। मिस्टर बीन ने ऑफर किया, क्या ऑफर दिया? आई वांट टू सेल माई 2 plots of land to you for ₹2 crore। मिस्टर बीन की तरफ से ऑफर गया है कि आई वांट टू सेल माई 2 plots to you for ₹2 crore, और ये ऑफर गया है मिस्टर गोलू। सावन मीटिंग में हो बेटा? जी सर। बताएं मुझे कि इस ट्रांजैक्शन में, ये जो मैंने अभी आपको सीन शो किया है, इसमें ऑफरी कौन हुई? जो ऑफरी सर मिस्टर गोलू जो एक्सेप्ट कर लेगा। मिस्टर गोलू जो एक्सेप्ट कर लेगा। और ऑफरर Yes, कौन है? हुई जो सर मिस्टर बीन।
मिस्टर बी, ठीक है, जो ऑफर देगा। ठीक है, ठीक है। तो मिस्टर बीन ने ऑफर दिया, वो ऑफरर है, और मिस्टर गोलू ऑफर। अब देखिए ऑफरी ने क्या जवाब, ऑफरी ने कहा यस आई विल बाय योर वन प्लॉट, कह रहे दोनों प्लॉट की बजाय एक ले लो, ₹4 लक्ष्मी बताए मुझे, ये जो रिप्लाई आया है ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है या अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस? कंडीशनल होगी सर। कंडीशनल है बेटा। उसने कहा 2 प्लॉट दूंगा 2 करोड़ में, कह रहा है 1 ले लूंगा 1 करोड़ में, इसमें क्या कंडीशनल? सर उसका जो ऑफर था वो तो फुलफिल नहीं हो रहा। यस, इसने इसके ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट किया है, इसमें तब्दीली कर चेंज कर दिया सर। चेंज कर दिया, क्या पता कौन सा प्लॉट कितने का, और क्या पता अगले को दोनों इकट्ठे ही बेचने हो। ठीक है, कई बार लोकेशन ऐसी होती है कि एक के साथ तो ये दूसरा भी निपट जाएगा, एक प्लॉट हाईवे पर है दूसरा पीछे की साइड है, तो ये गोलू बड़ा शाना, इसने हाईवे वाला प्लॉट की हाँ कर दी, बोले आगे वाला प्लॉट ले लूंगा 1 करोड़ में, पीछे वाले पे चुप्पी साध ली, तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस। क्या इतनी बात हुई अभी तक? मिस्टर बीन की तरफ से अब कोई और रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ इतनी ही बात हुई, तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बना? लक्ष्मी, नो सर अभी तक तो नहीं बना। अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि ये था ऑफर, ऑफर और ये क्या है? कंडीशनल एक्सेप्टेंस है सर। ये क्या बन गई, एक्सेप्टेंस या काउंटर ऑफर? काउंटर ऑफर हो गया सर, और अभी न्यू तक ऑफर बन गया। अभी तक मिस्टर बीन का रिप्लाई नहीं आया, तो जब तक मिस्टर बीन का रिप्लाई ना आ जाए तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मिस्टर बीन ने कोई रिप्लाई दिया भी नहीं, मिस्टर बीन ने कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद गोलू कोर्ट में पहुंच गया, कहता है मेरे को मेरा प्लॉट दिलवाओ। मिस्टर बीन कह रहा है कौन सा प्लॉट, कैसा प्लॉट, मैंने तो बेचा ही नहीं। कह रहा है क्यों, ये रहा ऑफर और ये रही एक्सेप्टेंस। मिस्टर बीन कह रहा है मैंने जैसा ऑफर दिया था तूने वैसा तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, तुम तो अपनी मनमानी चलाई है, ये तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, काउंटर ऑफर है, ऐसा थोड़ी है कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मिस्टर गोलू कह रहा है तू चुप रहा, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बताए लक्ष्मी जी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नो सर, एक्सेप्टेंस को तो कम्युनिकेट करनी जरूरी है। बिल्कुल, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जितना आप लेक्चर्स को ध्यान से लगाएंगे आपको अपने आप केस स्टडीज के जवाब आ जाएंगे। आज की लास्ट केस स्टडी कर रहे हैं आप, उसके बाद हम मॉड्यूल की थोड़ी स्टडी करेंगे। आज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, किसी भी बच्चे से पूछा जा सकता है। हर सिंगल, क्या जवाब होगा इस क्वेश्चन का? इसका सर नहीं कर सकता सर वो शू। नहीं कर सकता। आंसर है वाई कैन नॉट शू जेट। रीजन दीजिए, लॉजिक। रीजन सर, जेड को पता ही नहीं था कि एक्स ने वाई को बिजनेस सोल्ड कर दिया सर। और कोई केस लो इसके अंदर रेफर करना चाहें आप? तरुण अग्रवाल। यस सर। रीजन, क्यों वाई जेड को शू? क्योंकि सर वाई ने ऑफर तो एक्स को दिया था,
वाई ने ऑफर एक्स को दिया था, जेड ने ऑफर एक्स नो को? सर, जेड ने ऑफर एक्स को दिया था लेकिन उसको वाई ने फुलफिल कर दिया, जबकि जेड ने वाई को कहा ही नहीं था कि मतलब तू एक्सेप्ट कर मेरा ऑफर। रीजन है जेड मेड स्पेसिफिक ऑफर। यस सर। कैसे पता चला जेड ने स्पेसिफिक ऑफर दिया है? यहां से पता चला एक्स बाय नेम। एक्स बाय, क्योंकि जेड ने स्पेसिफिक ऑफर दिया एक्स को, तो इसे एक्सेप्ट कौन कर सकता था? कोई भी, या मिस्टर एक्स ओनली? मिस्टर एक्स ओनली। Hence Mr. X only could have accepted. Mr. Y cannot accept it. मिस्टर वाई को हमने ऑफर ही नहीं मारा तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेसिफिक ऑफर को सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसे ऑफर दिया। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली दैट पर्सन टू whom it was given. Mr. Y cannot accept. Same was the facts of, कौन से केस के फैक्ट्स थे सेम? Bolton and Jones. Bolton versus Jones. बोल्टन एंड बस बोल्टन वर्सेस जॉन वाले केस लो को आप एक्सप्लेन कर देना, बोले जी वहां पर भी ऐसे ही हुआ था। जॉन ने ऑर्डर तो लगाया था ब्रोकली हर्स्ट के पास, ऑर्डर को पूरा करके बैठ गया ये, जॉन ने सामान की डिलीवरी लेने से मना कर दिया, बोल्टन ने जॉन पर केस कर दिया, तो हम कहेंगे जी बोल्टन जेड जॉन पर केस नहीं कर सकता, जैसे वाई नहीं कर सकता जेड के ऊपर, ऐसे बोल्टन नहीं कर सकता जॉन के ऊपर। आई होप इट इज क्लियर। सर एक बार एक स्लाइड बैक कर दो। स्लाइड करना। कुछ नोट करना है आप? यस सर। यस दिख रहा है अब स्लाइड आ रही है? यस सर। सर, थैंक यू। देख लो। हो गया सर। पीडीएफ भेज देना सर। ओके रमन, ये स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है? मॉड्यूल्स हो रहा है सर। मॉड्यूल। पता है तुम्हें मॉड्यूल की इंपॉर्टेंस कितनी है? अगर आप पेपर में मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं लिख के आओगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको कोशिश करनी है जितना हो सके हम मॉड्यूल की लैंग्वेज को यूज करें। मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मॉड्यूल बिना पढ़े आप सीए बन नहीं सकते। ये बात आप आज लिख लो, कल नोट डाउन कर लेना, जिस दिन नोट डाउन करोगे उसी दिन से आप कामयाब इंसान बन जाओगे। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, उसका जवाब देना मुझे। ओके सर। Indian Contract Act deals with all kind of obligation. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है विद ऑल टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन। तो इसका जवाब क्या है? यस No, सर। sir. ऑल सर, सिर्फ All लीगल sir, ऑब्लिगेशन legal डील obligation करता है वो। बिल्कुल, कॉन्ट्रेक्चुअल डील्स के लिए करता ये है। सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को डील करता है। इसका रीजन है डील विद कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। कई ऑब्लिगेशन मॉरल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, उनको डील नहीं करता। कई ऑब्लिगेशन ऐसे होते हैं, कोर्ट ने आदेश दे दिया ऐसा कर, तो करना पड़ता है। अब कोर्ट ने कहा पेनल्टी भरो, कोर्ट ने कहा जुर्माना भरो, तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया या एसेट आ गया? हाँ जी, कोर्ट ने कहा जुर्माना भरो, ऑब्लिगेशन आ गया, बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है ना। यस। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को, ये डील नहीं करता सोशल ऑब्लिगेशंस को, मॉरल ऑब्लिगेशन को, और ऐसे किसी भी ऑब्लिगेशन को डील नहीं करता जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ना हो। तो सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील विद ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन
which has resulted from agreement, such obligation must be contractual in nature। ठीक है, इसलिए कुछ जो obligations होते हैं उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील नहीं कर पाता। एक व्यक्ति जो है वो बदचलन हो गया, बदचलन का मतलब अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रहने लग गया दूसरी औरत के साथ, वो व्यक्ति बदचलन हो, उसकी वाइफ और उसके बच्चों ने केस कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि आप चाहे अपनी बीवी के साथ रहें या ना रहें, आपको उनको भरण पोषण का पैसा देना। अब आप कोर्ट के आदेश से जुर्माना भर रहे हो, प्लस अपनी वाइफ और बच्चे को भरण पोषण के लिए पैसे दे दो। ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं, ये कोर्ट के आदेश की वजह से। कोर्ट कल को आदेश देती है कि 10 लाख रुपए का जुर्माना भरो, ये जुर्माना कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो जरूरी नहीं, ये एक सोशल ऑब्लिगेशन भी हो सकता है, ये एक स्टेटस ऑब्लिगेशन भी हो सकता है। अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रन को भरण पोषण देना पड़ेगा, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है और कोर्ट इसे लागू करवा सकती है, बट ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफर एक्सेप्टेंस या कोई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं। पेज नंबर 1.5 पढ़ लिया सभी बच्चों ने? कोई डाउट हो इस पेज पर? इसेंशियल एलिमेंट्स थे इस पेज के ऊपर आपकी, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एज पर सेक्शन 10 थे और उसके बाद कुछ एलिमेंट्स और भी थे। इन इसेंशियल एलिमेंट्स में कोई डाउट है तो पूछ लो आप अपना। सर पेज ये नंबर, जो हाँ हाँ बोलो। 2 parties वाली में जो लास्ट लाइन है ना, इट इज नेसेसरी टू रिमेम्बर दैट आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज एज सर्टेनेबल। It is necessary to remember that identity of the parties to be ascertainable। ये बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टीज की आइडेंटिटी असर्टेनेबल हो। असर्टेनेबल का मतलब उसको पहचाना जा सके, उसको निश्चित किया जा सके। अब जैसे क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ डील कर सकती है? तो हम कहेंगे बिल्कुल कर सकती है। यस कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ। तो आप जिनके बीच में डील करवा रहे हो उनकी आइडेंटिटी पहचान में आनी चाहिए, मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो पता लगना चाहिए। इन एसेंशियल एलिमेंट में और किसी बच्चे का कोई डाउट तो पूछ लो। सर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग वाले पॉइंट बताना सर एक बार सर। इसमें क्या समझ में नहीं आया? ये वर्ड, इनका वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया सर। ये द एग्रीमेंट देखो मेरी बात, अगर कोई वर्ड आपको मीनिंग क्लियर ना हो उसको आप डिक्शनरी से भी देख सकते हो, टीचर से पूछने के नहीं होता। वैक का मतलब क्या होता है? ब्लर। ठीक है, वैक का मतलब होता है जो साफ ना हो। तो हम चाहते हैं कि एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए, वो ब्लर नहीं होना चाहिए। वैक का मतलब ब्लर, ठीक है, धुंधला नहीं होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, अनिश्चित नहीं होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और कोई डाउट हो? हाँ जी बोलो बोलो सर। एग्जांपल 11 के अंदर इसके अंदर सर्टेनिटी का भी कंसेप्ट यूज है क्या प्री कॉन्सेप्ट में? देखो यहाँ पर ये है कि भी कुछ हद तक तो अनसर्टेनिटी थी, मतलब ये क्या डिसाइड करना चाह रहे हो क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो सर्टेनिटी वाला भी कुछ हद तक आ सकता है, कोई भी लंबी चौड़ी बात। बट आपको जो मॉड्यूल के एग्जाम्पल है उसमें जो लॉजिक उन्होंने दिया हुआ है वही आपको देख के आना है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आप यहाँ पर सर्टेनिटी वाला पॉइंट लिख के आओगे, आपके नंबर नहीं, क्योंकि आपका जो लॉ का पेपर चेक करते हैं, ठीक है, जरूरी है कि वो लॉ के टीचर है। आपका पेपर सीए चेक, सीए जो होते हैं वो मोस्टली टीचिंग में नहीं होते। आप जो देखेंगे कि कितने सीए टीचिंग में है, तो शायद 1% सीए टीचिंग में होते, 99% सीए जो है वो प्रैक्टिस या जॉब में होते हैं। तो इसलिए आपका जो पेपर चेक करते हैं वो सीए ही चेक करते हैं, लेकिन वो सीए जो है वो प्रैक्टिस में या जॉब में है,
तो उनके पास जो आंसर की आती है उससे वे चेक करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर सर्टेनिटी वाला पॉइंट लिख दिया और उसने देखा कि अरे ये तो फ्री कंसेंट वाला पॉइंट आना चाहिए था, तो आपके नंबर काट दें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मॉड्यूल अमृत के समान है। मॉड्यूल में जो लिखा हुआ है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। आपकी बात मैं समझ गया क्योंकि मैं लॉ का टीचर, लेकिन हर पर्सन जो आपका पेपर चेक करेगा वो लॉ का टीचर होगा, इसकी संभावना 1/100 है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बोलो बोलो। सर लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा सर? ऐसा हो गया बेटा, कई चीजें ना वॉइड तो हो सकती है बट जरूरी नहीं वो गैर कानूनी। जैसे शर्त लगाना, ये वॉइड है या गैर कानूनी भी? मैंने कहा आज बारिश होगी तो प्राची मैं आपको 1 लाख रुपए दूं, और आपने कहा बारिश नहीं हुई तो मैं 1 लाख रुपए दूं। ये कैसा एग्रीमेंट है? कोई भी बच्चा बताइए कैसा एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड है सर। कैटेगरी कौन सी है? ये वेजरिंग वाली ना, शर्त लगाना, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट वॉइड है बट ये गैर कानूनी नहीं। ऐसे ही माइनर के साथ आप एग्रीमेंट करोगे तो वो वॉइड है बट वो गैर कानूनी नहीं है, ठीक है। किसी को शादी करने से रोकना, ये वॉइड तो है बट ये कोई सजा अट्रैक्ट नहीं करेगा। किसी को शादी करने से रोकने के लिए आपने एग्रीमेंट किया, वो बकवास है, वो लागू नहीं हो सकता, बट इस एग्रीमेंट को करने के लिए कोई सजा नहीं मिलेगी। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट में तो ये होता है ना कि इसके अंदर अगर लॉफुल एलिमेंट नहीं है, अनलॉफुल एलिमेंट्स है, तो सजा भी मिलेगी। और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड जो है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सजा मिले। अगर मैं ऐसा गोला बनाऊं और एक ऐसा गोला बनाऊं, तो इसमें छोटे वाला गोला इलीगल एग्रीमेंट का या वॉइड का है? इलीगल सर। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इलीगल एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट का ये टाइप, बट हर वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है इलीगल। जैसे जो शेडेड पोर्शन है ये ऐसे वॉइड एग्रीमेंट है जो इलीगल नहीं है, और जो बीच में गोला है ये ऐसे एग्रीमेंट है जो वॉइड भी और इलीगल। सर मर्डर है वो कौन से में आएगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट में या फिर? दोनों में आ जाएगा, क्योंकि वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है तो इलीगल है, और इलीगल क्योंकि वॉइड का ही प्रकार है तो फिर वो वॉइड के अंदर भी आ जाएगा, दोनों जगह आ जाएगा। तो सर अगर रीजन लिख के आना हो तो दोनों लिख के आएंगे? हाँ दोनों लिख के आओ, बिल्कुल। ओके सर। तो सर जैसे वो कार वाला एग्जांपल था उसमें दोनों लिख सकते हैं? दोनों नहीं लिखने, उसमें दोनों नहीं लिखना। सर अगर वो एग्जांपल आया उसमें तो लिख देंगे फ्री कंसेंट, अगर उससे रिलेटेड आया फिर पता ही नहीं चलेगा। पता क्यों नहीं चलेगा? आप मॉड्यूल को पढ़ोगे बार बार सारा पता चलेगा। मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आता पेपर। मैं तो आपके नंबर बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, मेरे बुलाएं कुछ ही करो, फिर मत कहना कि सर ने बताया, फिर मनमानी करते रहना कि हम हमारी। ओके सर। चलो अब मेरे को जो पढ़ाना है मैं वो पढ़ाता हूँ जो मेरे को जरूरी लगता है, बाकी आपको ही पढ़। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर हो गया था हमारा, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर हो गए थे। छठे पॉइंट को जरा डिस्कस करते हैं। 6th पॉइंट, ऑफर में ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए जिसके नॉन कंप्लायंस का मतलब एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। ऑफर में ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए जिसका नॉन कंप्लायंस करने पर एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। इसके अंदर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सेप्टेंस जो है वो मेयर साइलेंस से नहीं आता? यस सर। यस सर। ठीक है। अगर मैंने किसी को कहा कि अगर तू चुप रहा तो 5 मिनट के बाद मैं मान लूंगा तेरी एक्सेप्टेंस है, और अगला चुप रहा तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्या? एक्सेप्टेंस आ गई? नो सर। नो सर। इस रूल को ऑफर के अंदर तो ऐसे लिखा गया है कि ऑफर में ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए जिसको ना मानने का खामियाजा एक्सेप्टेंस के तौर पे मान लिया जाए।
यानी कि कोई ये नहीं कह सकता कि अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं की तो एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा ऑफर। यानी कि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तेरा रिप्लाई नहीं आया तो हम मान लेंगे कि तेरी एक्सेप्टेंस आ गई, और अगर आपने ऐसा कुछ कहा तो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर जिसने एक्सेप्टेंस देनी है उसने खुद कहा कि अगर मैं 5 मिनट तक कुछ ना कहूं तो मान लेना कि मेरी हाँ, 5 मिनट में मैं हाँ या ना बोल दूंगा। अगर मैं 5 मिनट में हाँ या ना बोलूं तो मान लेना, कुछ भी ना बोलूं तो मान लेना कि मेरी एक्सेप्टेंस है, ऐसा उसने कहा। तो क्या 5 मिनट बाद अगर वो चुप रहे तो हम 5 मिनट बाद ये मान सकते हैं कि उसका एक्सेप्टेंस है? यस सर। आपकी बार क्यों मान ली? सर क्योंकि इस बार ऑफी ने खुद कहा था ये बात। हाँ, इस बार ऑफर ने नहीं थोपी उसके ऊपर ये बात, इस बार ऑफरी ने खुद कही ये बात, इस बार ऑफर ने नहीं थोपी। इसमें एक हार्वे वर्सेस फेसी वाला केस है, वो भी मेरे को काफी अच्छा लगा था, जो आज हमारे क्वेश्चंस में भी था। इसको भी पढ़ते हैं आप। प्राइवी काउंसिल क्या होती है सर? हमारे आजादी से पहले ना सुप्रीम कोर्ट को या तो फेडरल कोर्ट कहा करते थे या प्राइवी काउंसिल कहते थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही नाम, आजादी से पहले सुप्रीम कोर्ट को या तो प्राइवी काउंसिल बोला जाता था या फेडरल कोर्ट। यानी कि हमारे यहाँ 2 टाइप की सुप्रीम कोर्ट होती थी। कुछ मामलों को, स्पेशल टाइप के मामलों को प्राइवी काउंसिल डील करती थी और कुछ मामलों को फेडरल कोर्ट डील करती थी। तो हार्वे वर्सेस केस फेसी का ये जो केस है 1893 का, देखते हैं इसमें क्या था। इन दिस केस प्राइवी काउंसिल मतलब सुप्रीम कोर्ट, ससी नकली का मतलब बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। कहते हैं कि प्लेंटिफ का मतलब जिसने केस किया, केस किसने किया? हार्वे ने किया। प्लेंटिफ का मतलब क्या बताया था मैंने तुम्हें? एप्लीकेंट, शिकायतकर्ता, कंप्लेनेंट। यहाँ पे शिकायतकर्ता क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैंने टेलीग्राम से 2 क्वेश्चन पूछे थे इससे, विल यू सेल अस द बम्पर होल पेन एंड टेलीग्राफ द लोवेस्ट प्राइस। 2 क्वेश्चन पूछे थे और इस फेसी ने हमें दूसरे क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया। इसने कहा दूसरे क्वेश्चन का रिप्लाई कि मेरे बम्पर होल पेन का लोवेस्ट प्राइस 900 ब्रिटिश पाउंड। प्लेंटिफ ने दूसरा टेलीग्राम भेजा और कहता है कि डन, मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं। तो प्लेंटिफ ने इसे क्या मान लिया? ऑफर, और इसको क्या मान लिया? एक्सेप्टेंस। क्या प्लेंटिफ का ये कहना ठीक है कि ये लोवेस्ट प्राइस का रिप्लाई ऑफर है और मैंने अब उसको एक्सेप्टेंस दी, तो अब कॉन्ट्रैक्ट? नो सर, नो सर, नो सर, क्योंकि लोवेस्ट प्राइस का जो कोड सामने वाले की तरफ से आया वो ऑफर नहीं था, वो क्या था? इनविटेशन टू कैजुअल इंक्वायरी, इनविटेशन टू ऑफर, कैजुअल इंक्वायरी, कैजुअल इंक्वायरी कह लो या इनविटेशन टू ऑफर कह लो या रिप्लाई टू कैजुअल इंक्वायरी कह लो, बट वो ऑफर नहीं, ठीक है। इसलिए इनविटेशन टू ऑफर था, वो हद मार के और उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो एक टाइप से ये जो यहाँ पर उसने कहा वी एग्री टू बाय द बम्पर होल पेन एट ₹900 ब्रिटिश पाउंड, ये जो उसने ऐसा कहा, उसने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके ऐसा कहा, ये क्या था? ऑफर। ये ऑफर, ये ऑफर वी एग्री टू बाय द बम्पर होल पेन एट 900 पाउंड, ये ऑफर। और अब एक्सेप्टेंस किसकी तरफ से आनी थी? अब एक्सेप्टेंस आनी थी फेसी की तरफ से, बट फेसी ने कोई रिप्लाई ही नहीं, ठीक है। और फेसी ने कहा मैं नहीं बेचूंगा इस प्राइस का। प्लेंटिफ कह रहा है क्यों नहीं बेचेगा? बेच, तूने कहा था ना 900 ब्रिटिश पाउंड लोवेस्ट प्राइस है। तो फेसी ने कहा ये तो मैंने वैसे ही आपके क्वेश्चन का जवाब दिया, ठीक है, कि लोवेस्ट टू लोवेस्ट कितने का बेस, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि आपको मैं इस रेट में डील करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये क्लासिकल एग्जांपल है ये साबित करने के लिए कि कैजुअल इंक्वायरी या रिप्लाई टू कैजुअल इंक्वायरी या स्टेटमेंट ऑफ लोवेस्ट प्राइस इज ऑफर या नो? नो ऑफर। बड़ा फेमस एग्जाम पेपर में आता है क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ लोवेस्ट प्राइस इज नो ऑफर एक्सप्लेन दिस स्टेट। तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है? कहना जी बिल्कुल सही बात है,
ऐसा ही हुआ था हार्वे वर्सेस फेसी में, और वहां पर हार्वे ने पूछा था 2 क्वेश्चन, फेसी ने एक का जवाब दिया लोवेस्ट प्राइस, और उसे कोर्ट ने कहा ये ऑफर नहीं है, तो इनविटेशन टू ऑफर है। इसलिए बिल्कुल सही बात है, लोवेस्ट प्राइस बताना ऑफर नहीं होता, ये इनविटेशन टू ऑफर होता है। और आपने अट्रैक्ट किया सामने वाले को और उसने आपके अट्रैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने आपको क्या मारा? ऑफर मारा। अब आपकी मर्जी, आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट करो तो करो, ना करो तो ना करो। इस पैराग्राफ को पढ़िए रिया। हाउएवर द प्राइवी काउंसिल, However, the Privy Council do not agree with the plaintiff on the ground that while plaintiff had asked 2 questions, the defendant replied only to the second question by quoting the price but reserved their answer with regard to their willingness to sell. Thus, they made no offer at all. Their lordships held that mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell to the person who had inquired about the price. ठीक है, तो प्राइवेट काउंसिल ने कहा कि ये जो हार्वे कह रहा है कि हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो हार्वे ये भी तो ध्यान दो कि फेसी ने तो एक का ही रिप्लाई किया, कौन से क्वेश्चन का उसने रिप्लाई नहीं किया? इस वाले का, विल यू सेल अस द बम्पर होल पेन, क्योंकि इसका रिप्लाई ही नहीं आया तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं अभी, ठीक है। और कोई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिम्ड नहीं किया जा सकता। देयर लॉर्डशिप का मतलब Ownership. हाँ जी, ग्रुप ऑफ जजेज या ऑनरेबल जज जिसने भी डिसीजन दिया उनको अपन लॉर्डशिप बोलते हैं। कोर्ट में जब आप कोई भी बात जज के सामने रखते हैं तो आप जज को क्या बोलते हैं? ओ माय जज, माय लॉर्ड। ठीक है, तो देयर लॉर्डशिप का मतलब कि उन जजेज के ग्रुप ने ये डिसीजन दिया। जजेज का ग्रुप कैसे होता है? कई बार कोई बड़ा मामला हो, पेचीदा मामला हो, तो वहां पर एक सिंगल जज की कोर्ट डिसीजन नहीं देती, वो मल्टीपल जज की कोर्ट में ट्रांसफर होते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में सिंगल जज की बेंच से वो मामला ट्रांसफर होकर मल्टीपल जजेस की बेंच में चला जाता है। जैसे राम मंदिर का मामला जो था वो भी बहुत ज्यादा पेचीदा था, तो वो 5 जो जजेस की कोर्ट को ट्रांसफर हो गया कि सिंगल जज ने कहा मैं इतने बड़े मामले पर फैसला नहीं दे सकता। तो ये भी काफी क्लासिकल डिसीजन था हमारे कमर्शियल फील्ड में, हार्वे वर्सेस फेसी वाला, जिससे साबित होता है कि सिर्फ लोवेस्ट प्राइस बताना ऑफर नहीं है। लोवेस्ट प्राइस बताना क्या है? इनविटेशन। हम क्या कर रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं, सामने वाले को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे कि दुकान में जो गुड्स है उनके ऊपर प्राइस टैग लगा है तो वो ऑफर नहीं, वो इनविटेशन टू ऑफर है। ऐसी लोवेस्ट प्राइस बताना ऑफर नहीं है, ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। Same was the decision given in McPherson versus Apana, where the owner of the property said that he would not accept less than 6,000 pounds for it. ओनर ने कहा मैं 6,000 पाउंड से नीचे से प्रॉपर्टी के नहीं पकड़ूंगा। तो ये कोई ऑफर नहीं, ये जस्ट एक इनविटेशन टू ऑफर था। ठीक है, आपने मेरे से पूछा सर आप एकेडमी में लोवेस्ट टू लोवेस्ट कितने रुपए में पढ़ा सकते हो? किसी बच्चे को, गरीब हो, कुछ भी हो, आप लोवेस्ट टू लोवेस्ट कितने में पढ़ा सकते हो? मैंने कहा 10,000। क्या ये मैंने आपको ऑफर दिया है या इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर। तो मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट ऑफर। ठीक है, ऐसी प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। मेन्यू जो होता है होटल का वो भी नहीं होता। अच्छा, जो पैम्पलेट या ब्रोशर्स होते हैं, पैम्पलेट या ब्रोशर जिसके अंदर किसी कोर्स की सूचना दी जाती है या हमारी दुकान में क्या सामान मिलता है उसकी सूचना दी जाती है, पैम्पलेट या ब्रोशर जो होता है किसी भी स्कूल का, कॉलेज का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी शॉप का, क्या वो पैम्पलेट या ब्रोशर इनविटेशन टू ऑफर होता है या ऑफर होता है? इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर। मैं यार तरुण तेरे साथ ना बिजनेस करना चाहता हूँ और अपन ना बिजनेस की टर्म्स को बैठ के एक दिन डिसाइड करें, इतना मैंने कहा। क्या ये ऑफर है? नो सर। नो सर, इनविटेशन टू ऑफर है। अभी कुछ भी तो सर्टेन नहीं है, कुछ भी तो ढंग से नहीं बताया। ठीक है, मैंने कहा आप दोनों मिलके बैठ के बात करेंगे और एक बिजनेस मैं आपके साथ मिलके करना चाहता हूँ। ये इनविटेशन टू ऑफर है। अभी तो काफी बातें बाकी है, उसके बाद ऑफर लगे। चलिए,
ऐसे ही एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, ये भी इनविटेशन टू ऑफर होता है। इसमें आप हैरिस वर्सेस निकरसन का रेफरेंस दे सकते हो। सर ये केस लो सारे याद करने हैं। देखो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जितने आप मॉड्यूल के अनुसार आंसर देंगे, जितना आपका आंसर मैच करेगा मॉड्यूल से, उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जितने आप अपनी मनमानी लैंग्वेज लिखोगे आपको मार्क्स कम मिलेंगे। इस चीज का ध्यान। डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, कुमकुम पढ़िए बेटा इसे। एक सेकंड। हाँ जी हाँ जी। In the term of the section 2A of the Act, an offer is the final expressions of the willingness by the offerer to the bound of the offer, should the party choose to accept it. बस On the other hand, offer made एक एक लाइन बोल Okay, sir. हो जाए। ठीक है, तो देखो सेक्शन 2A जिसमें ऑफर की डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है ऑफर होता है फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। यानी कि अगर आपने ऑफर छोड़ दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप फंस जाओगे। सामने वाली पार्टी ने अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया तो आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। आगे पढ़िए। On the other hand, offer made with the intention to negotiate or offer to receive offer are known as invitation to offer. जबकि अगर आपने ऑफर किस लिए दिया है, ताकि सामने वाले से मैं ऑफर रिसीव कर पाऊं। ऑफर मेड टू रिसीव ऑफर, ऑफर मेड विद द इंटेंशन टू नेगोशिएट, यानी मैंने अपनी फाइनल विलिंगनेस शो की है या अभी मैं नेगोशिएट करना चाह रहा हूँ, अभी तो मैं नेगोशिएट करना चाह रहा हूँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनविटेशन टू ऑफर। तो जब ऑफर फाइनल विलिंगनेस के साथ दिया जाए तो वो ऑफर होता है। फाइनल विलिंगनेस का मतलब कि सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा तो आप अपनी बात से पीछे नहीं हट पाओ। और जब आपने ऑफर किस इंटेंशन से दिया कि अभी सामने वाला कुछ देगा फिर मैं कुछ और बोलूंगा, तो ये इनविटेशन टू ऑफर है। ऑफर मेड टू रिसीव ऑफर इज इनविटेशन टू ऑफर। पढ़िए बेटा फटाफट, 30 सेकंड्स ही रहते हैं। Thus, when a party, without expressing his final willingness, proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he doesn't make an offer but only invites the other party to make an offer on those terms. Hence, the only thing that is required is the willingness of the offeree to abide the terms of the offer. तो अगर हमने फाइनल विलिंगनेस शो नहीं की तो वो ऑफर नहीं है। तो मेन जो डिफरेंस है वो है इंटेंशन का है। इंटेंशन दोनों पार्टीज के बीच में क्या थी। द मेयर स्टेटमेंट ऑफ लोवेस्ट प्राइस इज नॉट एन ऑफर। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप सभी।